वो हमने रिलेशनशिप एंड हाइपोथेसिस का आज डिस्कस करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह जरा डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर आप लोगों ने पेपर्स जो डाउनलोड किए हैं, एक दो लोगों ने तो मुझे कांटेक्ट करके थोड़ा बहुत बताया भी था, बट समहाउ मैंने वो नहीं ज़्यादा किया बिकॉज मुझे ये आइडिया नहीं था क्लास वापस आएगी, तो उसको भी फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये जो हम अभी सामने देख रहे हैं, ये वाला रिलेशनशिप, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से? आईवी और डीवी से। हाँ, आईवीडीवी से क्या बनता है? इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? स्मोकिंग इंडिपेंडेंट है सर। ओके और हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट है। ओके, वेरी गुड। अब ये सिर्फ सोचो कि इसमें रिलेशनशिप कितने हैं इस डायग्राम में, इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में? सर एक ही होना चाहिए, वन। एक स्मोकिंग होना हेल्थ। ठीक है, वेरी गुड। एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है कि स्मोकिंग का हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वी आर सेइंग दैट स्मोकिंग हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद हेल्थ। नेगेटिव का साइन डाल दिया। तो एक रिलेशनशिप है, एवरीबडी? यस सर। ठीक है, गुड। नाउ इफ वी, इसमें कितने रिलेशनशिप्स हैं? एक ही रिलेशनशिप। एक ही रिलेशनशिप है। ओके, एक गुड। कैसे? ट्रेनिंग का रिलेशनशिप विद परफॉर्मेंस। वेरिएबल्स तो दो हैं। वेरिएबल्स दो हैं जी, रिलेशनशिप एक है। ये बात हुई क्लियर? यस सर। यस सर। कश्यप बच्चे, बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। So one relationship, two variables. Now, what about this one? How many relationships are there? And how many variables are there? सर 3 रिलेशनशिप्स हैं, सॉरी 3 वेरिएबल्स हैं और 2 रिलेशंस हैं। बाकी लोग? यस सर, 3 वेरिएबल्स और 2 रिलेशनशिप। यस सर। मुझे जरा 2 रिलेशनशिप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? सर पॉजिटिव और इंटरफेनिंग। नहीं, वो ठीक है, बट किसका किसके साथ रिलेशनशिप है? सर ट्रेनिंग और लर्निंग क्या है सर, कि लर्निंग जो है वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है और सर फिर परफॉर्मेंस जो है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है सर। तो ये So 2 रिलेशनशिप आपको नजर आ रहे हैं इसमें ना? किसी बच्चे का इस पे कोई किसी किस्म का डाउट हो? सर ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के साथ भी होगा डायरेक्टली? अच्छा, फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा ना? फिलहाल एरो नहीं है ना? सर मुझे तो एक ही लग रहा है। एक ही लग रहा है, अच्छा ठीक है। एक क्या लग रहा है आपको? वन रिलेशनशिप मतलब लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये वन रिलेशनशिप है क्योंकि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस की वजह से जो रिलेशनशिप चेंज और लर्निंग की वजह से। यस सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुड। बाकी लोग? अच्छा, अगर मैं कहूं यहां 3 रिलेशनशिप हैं? यस सर, बिल्कुल। जो पहले लोग कह रहे थे ना 2 हैं, वो 2 भी हैं, और जो अभी कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक ही है, वो भी रिलेशनशिप है। अब जरा गौर से इस बात को सुनना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आई कैन से दैट ट्रेनिंग हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद लर्निंग. This is
वन रिलेशनशिप। अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं ना, सिर्फ इतने हिस्से को देखें, इतने से। दूसरी तरफ मैं कहता हूं लर्निंग हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद परफॉर्मेंस। ये दूसरा रिलेशनशिप आ गया। थर्ड रिलेशनशिप मैं ये कहता हूं कि लर्निंग mediates the relationship between training and performance. ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. समझ आ गया. ठीक है। अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं तो कि कितनी थेरीज इसके अंदर हिडन हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि दो रिलेशनशिप तो सीधे सीधे नजर आ रहे थे क्योंकि वो दोनों के साथ एरो लगा हुआ था। एक इसके साथ एरो लगा हुआ था, इसके साथ, और एक लर्निंग का परफॉर्मेंस के साथ एरो लगा हुआ, ये तो नजर आ रहे थे ना। ये जो मीडिएशन वाला था ये हमें खुद डिटरमिन करना पड़ता है। एक और चीज, अब इसको हम कहेंगे ट्रेनिंग एंड लर्निंग का जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा सीधा। जो लर्निंग एंड परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है इसको कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन ये जो थर्ड है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट इफेक्ट और मीडिएशन रिलेशनशिप। सो किसी बच्चे को इन तीन रिलेशनशिप में से कोई इश्यू है तो प्लीज अभी बताएं, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's go to this one. Now how many relationships are there? Four. सर अगर पहले थ्री Four, थे तो sir. 4 हो जाएंगे सर। 4 हो जाएंगे। गुड। फोर में से कितने डायरेक्ट हैं, कितने इनडायरेक्ट हैं, कितने मीडिएटिंग हैं, कितने मॉडरेटिंग हैं? एक मीडिएटर है, एक मॉडरेटर है ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप्स कितने हैं? सर। 2 डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है सर, 2 डायरेक्ट और एक एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। मॉडरेटिंग को भी अगर इनडायरेक्ट कह लें फिर सर मॉडरेटर इनमॉडरेटर क्या होता है? एक मिनट, जरा उधर से बच्चा आ रहा था। हाँ जी, इसहाक आप पूछ रहे हो? जी सर। मीडिएटिंग एंड मॉडरेटर क्या होता है? जी सर। बच्चे ये जो होता है ये मीडिएटर है। इसका आपने मुझे याद कराना है, मैं आपको इसका लिंक भिजवाऊंगा, उसको आपने गौर से सुनना, देखना है, फिर मुझे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। ठीक है ये सर। मॉडरेटर है। फिलहाल ये समझ लो ये मॉडरेटर है, ये मीडिएटर है। ओके सर। क्योंकि इसके ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो फिर बाकी बच्चे जो हैं वो उनका जरा मसला होगा, लेकिन आपको मैं लिंक भिजवाऊंगा इंशाल्लाह, विद इन 20 मिनट्स आपको बड़ा अच्छा समझ आ गया। ओके सर। ओके। So how many relationships are there in Four, this sir. diagram? 4. 1 training learning, second learning performance, third learning as a mediator between training and performance, fourth quality of the trainer as a moderator between training and learning. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. 4 relationships. उसमें जो मॉडरेटर लिंक था वो इनडायरेक्ट लिंक ही होगा ना, रिलेशनशिप। इंडायरेक्ट ही कहेंगे उसको, इनडायरेक्ट ही कहेंगे। अब इन दोनों में जरा मुझे बताओ मिला के कितने रिलेशनशिप्स हैं
और ऊपर वाले में अलहदा कितने हैं, नीचे वाले में अलहदा कितने हैं? और से ध्यान से पढ़ के देखो इसको। 6 total. सर 6 हो गए ना, 6। ध्यान से जरा पढ़ो इसको। एट हो गए सर। मुझे नहीं पता, आपने बताना है। मैंने तो आपसे पूछा, आप मेरे से पूछने लग गए। सर 6 या 8? 6 या 8? एक एक चीज बताओ ना। है दोनों गलत, 6. लेकिन चलो एक चीज को बता दो। सर 5। सर 4 है मेरे सर हिसाब 5 है। से। सर 5 है, ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 है सर। ठीक है, बाकी लोग इस पे जरा सोचें इस हिसाब से। सर नीचे वाले में एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, तो 2 हो गए। ठीक है, ऊपर? सर ऊपर भी 2 हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। ऊपर एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट है। सर जो पिछली आपने एग्जांपल करवाई थी यस पहले सर। सर वाली तो लेकिन ऊपर बिल्कुल उसकी मीडिएटिंग भी है ना सर। मतलब जो मदर है उसका रिलेशन फादर के साथ भी है, चाइल्ड के साथ भी है सर। जी। और सर फादर कितने? का डायरेक्ट भी है चाइल्ड के तो साथ, तो ऊपर 3 हो 3 हो गए गए। सर। तो अभी फादर का डायरेक्ट चाइल्ड के साथ हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, एरो नहीं जा रहा वहां से वहां तक, बट मीडिएटर तो है ना। सर मदर का चाइल्ड के Total साथ भी 3 है डायरेक्ट ना? है ना? 3 हाँ, 3 ऊपर ऊपर वाले में वाले है में, और 2 नीचे हैं सर। 2 नीचे दो वाले। नीचे हैं। ये जरा 5 को जरा सारे दोबारा सोचें कि 5 रिलेशनशिप्स हैं कि नहीं है। अगर 5 से किसी को ज्यादा या कम लग रहे हैं तो वो प्लीज बताए, या 5 नहीं लग रहे वो बताए। सर ये ऊपर वाली इमेज में तो 3 है, लेकिन नीचे जो है वो 2 ही लग रहे हैं। तो टोटल 5 हो गए ना। यस सर। जी, 5 के अलावा अगर किसी को कुछ लग रहे हैं तो मैंने कहा वो बताए, ताकि हम उसका शक दूर करें और फिर आगे चलें। हाँ जी, क्लियर। 5। सर आप बताओ ना सर, ये 5 क्यों है सर? 5 से ज्यादा क्यों, मतलब 6 क्यों नहीं है सर? नीचे वाले में तो सर मदर के साथ है ना रिलेशन। नीचे वाले के साथ बचे, ये देखो, फादर का चाइल्ड के साथ एक रिलेशनशिप डायरेक्ट, और मदर का एज अ मॉडरेटर बिटवीन देयर रिलेशनशिप, बस 2 है ना। सर मॉडरेटर का सर हम रिलेशन नहीं कर सकते। नहीं, मॉडरेशन का रिलेशनशिप कंसिडर कर रहे हैं ना, लेकिन एक ही रिलेशनशिप मॉडरेटर का बनता है ना। एक ये रिलेशनशिप बन गया एरो के साथ, एक ये बन गया। हाँ ठीक है सर, सही सही। ठीक है, सो ये 2 बन गए और 3 ये बन गए, तो टोटल 5 रिलेशनशिप है स्लाइड में। व्हाट अबाउट दिस वन? हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर देयर? सर यहाँ पे सर 3 बन रहे हैं। सोच के जरा, 3 है सर। सोच के आराम से देख के। जल्दी जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि ठीक जवाब है। सर 4 है। बाकी एक भी जरा सर ध्यान फादर से। और चाइल्ड का डायरेक्ट है, ठीक। और फादर और मदर का भी डायरेक्ट है, और मदर और चाइल्ड का भी डायरेक्ट है, और मदर जो है मॉडरेटिंग एक रिलेशनशिप भी आ रहा है, इस तो 4 है सर। मतलब क्या है? सर मदर लास्ट का का? मीडिएटिंग भी आ रहा था, मीडिएटिंग अच्छा, सॉरी। ठीक है। हाँ जी, बाकी जरा मुझे बताएं कि ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये। सर ठीक है। ठीक कह रहे हैं। सर कह क्या रहे हैं?
How many direct and how many indirect relationships? सर सर डायरेक्ट इसमें एक इंडायरेक्ट है तो कोई और भी नहीं है सर। इनडायरेक्ट एक ही है सर। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? सर डायरेक्ट एक है और इनडायरेक्ट भी एक ही है सर। कैसे? कौन से वाला डायरेक्ट है? सर फादर टू चाइल्ड। सर मेरी अच्छा। अंडरस्टैंडिंग में तो सर कोई भी इनडायरेक्ट नहीं है सर इसमें, क्योंकि फादर टू चाइल्ड डायरेक्ट है और फादर टू मदर भी डायरेक्ट है और मदर टू चाइल्ड भी डायरेक्ट है सर। सर डिपेंडिंग अपॉन हम ऊपर से देखते हैं या नीचे से देखते हैं। अगर ऊपर से देखेंगे तो एक इनडायरेक्ट है, नीचे एक ही डायरेक्ट है बस। पहले भी हमने एग्जांपल में किया, एक ये डायरेक्ट बन गया फादर एंड मदर, एक ये डायरेक्ट बन गया मदर एंड चाइल्ड, एक फादर एंड चाइल्ड डायरेक्ट बन गया, तो 3 बन गए और यस एक सर। मदर का बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं। अच्छा, इसमें अगेन क्या रिलेशनशिप है? हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर देयर? आप लोगों ने बोलना है। सर 3 है इसमें भी। 3 है टोटल रिलेशनशिप, अभी तो हम डिस्कस करके हटे हैं यहाँ। सर 4 है। रिलेशनशिप। सर 4 है ये। 4 है, गुड, ठीक हो गया जी। ये क्यों होगा ना, एक फॉर्मलाइजेशन इनोवेशन से होगा, एक क्रिएटिविटी इनोवेशन, और एक जो है सर ये फॉर्मलाइजेशन क्रिएटिविटी से होगा। जी, तो 4 हो गए कि नहीं हुए अभी आपकी तरफ से? यस सर, 4 हो गए। 4 हो गए, ठीक है। तो 4 रिलेशनशिप है। व्हाट अबाउट दिस वन? सर इसमें 2 है। इसमें 2 है, सारे एग्री करते हैं कि 2 है इसमें? यस सर 2 है सर। यस सर। Okay. अगर इसमें अगर हम कोई इस तरह की चीज बना दें, अब इसमें कितने बन गए? 5 सर। हाँ जी, अब टोटल कितने बन गए इसमें? सर 5 होंगे। 5 5 बन गए, सारे एग्री कर रहे हैं? सर ये ऊपर जो है ना सर, फॉर्मलाइजेशन इनोवेशन क्रिएटिविटी, सर इसमें 4 इस तरह बनते हैं सर कि फॉर्मलाइजेशन के साथ इनोवेशन का एक फॉर्मलाइजेशन क्रिएटिविटी पे, क्रिएटिविटी का इनोवेशन, फिर सर फॉर्मलाइजेशन और इनोवेशन के दरमियान क्रिएटिविटी का आता है। इस तरह सर 4 बनते हैं। जी बिल्कुल 100% ठीक कहा आप, सही समझ आई है ओके अब। सर। और एक ये अब हमने ऐड और कर दिया 5वां। 5 होंगे। सो ये क्लैरिटी होगी कुछ? यस सर। देखो आप सबने A+ लेना है ना, उसके लिए कुछ तो दिमाग खपाना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह सर। चलो वेरी गुड। सो अभी जरा क्विक आपने मुझे बताना है, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स? 1 1 हाउ मेनी सर 1 वेरिएबल? 2 2 है। वेरिएबल्स, इधर 2 वेरिएबल्स 1 रिलेशनशिप, 3 रिलेशन। 3 वेरिएबल्स 2 रिलेशनशिप, नहीं 1 2 3 3 रिलेशनशिप्स। 3 रिलेशनशिप। 4 रिलेशनशिप 4 वेरिएबल्स।
अलग-अलग बता दो या इकट्ठे बता दो। 5 relationships. And how many variables? Sir, 6. Okay. 6 variables or 5? यहाँ 4 relationship, 3 variables. सर यहाँ पे 4 रिलेशनशिप है, 5 रिलेशनशिप है और 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड को मिला के। Variables, 2 relationships. So 2 relationships. 2 relationships, how many variables? 3. 3 variables. Okay. So यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? यस सर। अच्छा जी। जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया ना, जो रिलेशनशिप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनको सिंपली कह लो हाइपोथेसिस। सर हाइपोथेसिस 1 2 3 ना? जी जी सर। इस पे अभी हम जरा डिफरेंट उस पे चलते हैं, कुछ चीजें लिखते भी हैं और अब मजीद आपका मैं A+ वाला दिमाग खराब करता हूँ। Sir, relationship of variables are hypotheses. जी, जिस तरह रिलेशनशिप्स होते हैं ना बच्चे, जो हमने कहा कि ये रिलेशनशिप्स हैं, उनको अज्यूम कर लो कि वो हमारे वो भी हैं, हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस हैं। लेकिन अभी हाइपोथेसिस का मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। Okay, sir. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो। अच्छा जी, मैं जरा स्क्रीन दूसरी आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। ओके। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है थोड़ी सी हाइपोथेसिस की और बाकी चीजों की। पहली बात जरा गौर से सुननी और समझनी है कि ये जो हाइपोथेसिस होता है ना, SIS जो होता है, ये सिंगुलर हाइपोथेसिस के लिए यूज होता है। जब हम लिखते हैं हाइपोथेसिस SIS, तो इसका मतलब है एक रिलेशनशिप, एक हाइपोथेसिस। जब हम इसको कर देते हैं ES, इसका मतलब है प्लूरल, 2 और मोर देन 2 हाइपोथेसिस। ये समझ आई कि नहीं? ये क्लियर है? Yes sir. यस सर। प्लीज लिखते वक्त, पढ़ते वक्त इस चीज का ध्यान करना है। कई दफा हम लिख रहे होते हैं प्लूरल हाइपोथेसिस और SIS डाल देते हैं, जो कि गलत है। और कई दफा हम
सिंगुलर लिख रहे होते हैं और SES डाल देते हैं। ऑल्दो कई लोगों को ये लगता है बड़ी स्टूपिड सी बात टीचर बता रहा है, लेकिन ये हम गलती बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब हाइपोथेसिस जो है इसको हम कहते हैं दैट इट इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। इसको हम ये भी कहते हैं इट हैज द कैपेसिटी टू बी ट्रू और फॉल्स। नाउ मुझे ये जरा बात बताओ, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? राउंड स्फेरिकल ग्लोब। जियोस्फेरिकल। राउंड स्फेरिकल, ये आजकल हम कह रहे हैं। आपको पता है कई सदियां इसको लोग फ्लैट कहते आए हैं। बिल्कुल सर, 1980s तक मतलब लोग कहते आए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते होंगे, बट अभी चलो जो पढ़ लेता है और समझ लेता है चीजों को वो नहीं मानता, लेकिन बाकी लोग मानते हैं। बट देयर वाज अ टाइम जब पूरी दुनिया कहती थी इट्स अ फ्लैट प्लेस। ऐसे ही है। Yes, Yes. sir. बिल्कुल सर। देखो अब इफ वी जस्ट गो बैक टू द थियरी पार्ट, थियरी पता क्या होता है? कोई भी बंदा उठ के किसी भी डेटा की बेस पे या किसी भी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कोई भी बात जब कर देता है कि ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है, उसको हम थ्योरी कह देते हैं। वो थ्योरी जो है वो बार बार टेस्ट होती रहती है। मसलन पहली दफा अगर ये ट्रू स्टोरी है तो न्यूटन ने कहा होगा कि एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर जब लोगों ने देखना सोचना शुरू किया तो आधे लोगों ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जो चीज भी वो ऊपर फेंकते थे वो नीचे आ जाती थी। यस, एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात तो थी असल में बेसिक साइंसेस की ना, उसमें तो लॉज हैं और बन जाते हैं, सब कुछ ठीक है। बट जो सोशल साइंसेस की थेरीज हैं वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी लॉ नहीं बनती। वो किसी एक जगह पे ठीक होती हैं, किसी दूसरी जगह पे ठीक नहीं होती। कोई एक फैक्टर उनको सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरा फैक्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। सो हम क्या करते हैं कि हम उन प्रीवियसली क्रिएटेड थेरीज को बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार उन पे डेटा कलेक्ट करके टेस्ट करके देखते हैं
कि क्या ये इस टाइम पे इन लोगों पे ट्रू है या फॉल्स है ये थ्योरी। थोड़ा सा गौर से जरा ये चीजें सुनना। मुझे बताओ, सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ कोई रिलेशनशिप होना चाहिए और है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, Positive. गुड, पॉजिटिव है ना, सिंपल सी बात है। ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, सपोज कर लो एस या जॉब करने का प्राइमरी रीजन पाकिस्तान में सैलरी हो सकता है ना? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर यही वाली थ्योरी मैं किसी ऐसे मुल्क में जाके, ऐसी कंट्री में जाके अप्लाई करूं जहां अनएम्प्लॉयमेंट फंड मिलता हो, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है खाने पीने का, वहां ये थ्योरी इतनी ही स्ट्रांग होगी? No, sir. No. इसका मतलब ये हुआ कि सोशल साइंसेज में जो थ्योरी या रिलेशनशिप या चीज है कोई भी, वो जगह चेंज करती है या बंदे चेंज करती है तो रिलेशनशिप भी डिफरेंट हो सकता है, ऐसे ही है? Yes, sir. ओके। अब दूसरी थ्योरी जरा ये समझो, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स? Yes, sir, we do. यस, ओके। डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन इवन आफ्टर देयर 18 years of age? सर बिल्कुल, पाकिस्तान में तो वी डू के। ठीक है ना, आप सारे you're more than 18 years of age and still आपके पेरेंट्स आर लुकिंग आफ्टर यू, जैसे भी। यस सर। अच्छा, द सेम थ्योरी does not hold any value in some places, कोई some western countries की कुछ जगह, not every place, not every person, but ज्यादा नहीं वो करते, ऐसे ही है। यस कहते सर हैं Yes, बिल्कुल। sir. हाँ, पेरेंट्स जब बूढ़े हो गए हम कहते हैं अच्छा ओल्ड होम में भिजवा दें जी। बच्चा जब 18 साल का हो गया तो उसको कहते हैं भाई आप फारिग हैं हमारी तरफ से। इसका मतलब है कि ये जो सोशल साइंसेस की रिलेशनशिप्स हैं ये हर जगह पे सेम नहीं रहती। इसी तरह एक और चीज जरा वैसी सोचो कि एक थ्योरी मैं कहता हूं कि अ हैप्पी एम्प्लॉई इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉई। इज इट ट्रू और फॉल्स? सारे इंडिपेंडेंटली जरा सोचो। अ Yes, sir. हैप्पी एम्प्लॉई इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉई। Yes, sir. ट्रू है? यस सर। डिपेंड्स हैप्पीनेस उसकी किस तरह मेजर की जा रही है ना, तो हैप्पी तो एम्प्लॉय तब होता है जिसको छुट्टी होती है। यस सर, वही तो बात है, इसलिए वो फिर कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है। और कुछ एम्प्लॉय हो सकता है हैप्पी तब होते हो जब अपना काम खत्म कर लेते हो अच्छे तरीके से। सो अगेन क्या मसला आ रहा है इधर कि थ्योरी माइट बी ट्रू फॉर सम पीपल, माइट सर बी फॉल्स फॉर सम पीपल। इंफॉर्मेशन गिवन जो है ना, ये थ्योरी कंफर्म नहीं है। ये देखो, थ्योरी जितनी भी थ्योरीज हैं वो इसीलिए कंफर्म नहीं है कि वो पूरी दुनिया में हर बंदे के साथ सेम रोल नहीं प्ले करती, इसलिए वो लॉ नहीं बनती। यस सर। सो हो क्या रहा है मेनली, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी वो नॉलेज के थ्रेड्स हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स जो हमारे दिमागों में हैं, पूरी दुनिया के दिमाग में हैं, वो बार बार टेस्ट होते रहते हैं। इसीलिए टेस्ट होते रहते हैं कि ये पता चले कि ये थ्योरी स्ट्रांग है, वीक है, बहुत ही वीक है, बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ के लॉ बन चुकी है। अभी आप देख रहे होगे न्यूज में और उसमें 2-4 महीने से जो हम चीजें देख रहे हैं, वो कोविड-19 का डेली को नई
सी चीज बता देते हैं, नहीं ऐसे नहीं अब ऐसे होता है। तो वो क्या प्रपोज कर रहे होते हैं, वो थेरीज प्रपोज कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा डेटा आता है, उसकी बेस पे वो कहते हैं जी ये इस तरह होता है और इस तरह खत्म होता है, ओके फाइन। कुछ दिनों बाद उस थेरी को बार बार टेस्ट किया जाता है, मजीद उस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और पता चलता है नहीं ये थेरी फारिग है, यहां इसमें ये मॉडिफिकेशन आ गई है, यहां इसमें ये मॉडिफिकेशन आ गई है अब। सो इसी तरह जितना भी नॉलेज है दुनिया में, और स्पेशली सोशल साइंसेज और बिजनेस साइंसेज का, वो थेरीज आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट होती रहती हैं और उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है और पता चलता रहता है कि ये थेरी कहाँ काम की है, कहाँ काम की नहीं है। वर्स्ट कम टू वर्स्ट बेसिस, हमने एक एग्जांपल की थी, स्मोकिंग हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद हेल्थ। ठीक है, जनरली यही है, बट सम पीपल दे से इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन और हमारी हेल्थ इसके साथ ठीक रहती है। सम थेरीज आर देयर कि जो डायबिटिक लोग हैं वो अगर टबैको का यूज करते हैं तो वो उनका डायबिटीज ठीक रहती है। मतलब ऑल दीज आर थेरीज, बट मैं बता रहा हूं कि कैसे चेंज होती रहती हैं चीजें। कई लोग अपने फायदे के लिए इन थेरीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। सो द आइडिया इज कि हो सकता है कि किसी बंदे ने ये कहा हो कि क्रिएटिविटी से इनोवेशन आती है, तो ये थ्योरी अब टेस्ट होती जा रही है बार बार। कहीं ये ट्रू हो रही है, कहीं फॉल्स हो रही है, कहीं फॉल्स हो रही है, कहीं ट्रू हो रही है, कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। सो इवेंचुअली ये थ्योरी या तो स्ट्रांग होती जाएगी या वीक होती जाएगी, और वीक अगर बहुत ही वीक हो जाएगी तो टोटली खत्म हो जाएगी। जैसे अब अर्थ इज अ फ्लैट प्लेस जो थ्योरी है, कई सदियां लोग बिलीव करते रहे, अब वो खत्म हो गई है। यहां तक जरा मुझे थोड़ा सा प्लीज क्वेश्चन करें और कुछ चीज बताएं एंड हेल्प करें मेरी, टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। सर हाइपोथेसिस आप प्रीवियस स्टडी को देखकर बनाते हैं। वेरी गुड, यस यस। देखो सर किसी ने जी सर जो अजम्पशन और हाइपोथेसिस में सर क्या डिफरेंस है? assumption और assumption supported with previous data, previous theory is known as hypothesis. सर देखो assumption ये है, आप assumption ये है कि आपने कोई बात कह दी, ऐसे होता है, मैं ऐसे assume कर रहा हूं। hypothesis is कि आपने कोई बात कही कि ऐसा होता है, why? Because previously ये लोग कहते आ रहे हैं, that is a hypothesis. सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बच्चे बताओ। सर देखें, अभी आपने जैसे कहा कि एक इन्फॉर्मेशन एक जगह करेक्ट है या वो वहाँ क्या लॉ बनती है, तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो पूरी हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो। जी तो उनके बिल्कुल। लिहाज से सही है तो फिर वो उनके लिए लॉ बनेगा। नहीं, लॉ तब बनेगा जब पूरी दुनिया में वो थ्योरी वेरीफाई हो जाए और उसकी नेचर कहीं भी और कभी भी चेंज ना हो। बेशक वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, मतलब एक जगह के लिए स्पेसिफिकली बेशक। एक जगह के लिए है तो वो उस जगह के लिए स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। ओके, फिर भी थ्योरी है। ओके जी, दूसरी जगह के लिए वो वीक थ्योरी है। ओके सर। अब मुझे बताओ कि इसी तरह अगर हम एक और चीज सपोज करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से सेल इंक्रीज होती है, दिस इज अ थ्योरी, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। सर इट वेरीज। सर थ्योरीज होती हैं वो हमेशा डिपेंड करती हैं सिचुएशन और इंफॉर्मेशन पे। बिल्कुल हर ठीक है, चीज हर जगह पे सही और हर जगह पे फॉल्स नहीं हो सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली। यही हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें बार बार थ्योरीज को टेस्ट करना पड़ता है डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। थ्योरी का टाइम के साथ भी कोई मसला होता है?
यस सर, यस सर बिल्कुल या यस। और कुछ टाइम हो सकता है। देखो मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि बैंक कैशियर डज नॉट रिक्वायर एनी आईटी स्किल्स। सर नो सर, दिस 1970 इज अब तो सर ये पहले ये ठीक था नहीं, सर। फिलहाल ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। 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 बिकॉज मैं कह रहा हूं उनको कोई आईटी स्किल की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ वी गो बैक टू 1980s? यस सर, इट वाज ट्रू। It was true, but now it is false. That means theory also changes with the time. और सर सर जगह के साथ भी। जगह के साथ Place. भी, yes. When you move from place to place, time to time, person to person, context to context, it is going to change. सर मसलन with the अभी अगर हम कहें कि कोविड जो है, because of COVID people started wearing masks. Is it true everywhere? नो सर, No. If you go to some remote areas, कहीं गांव वगैरह में चले जाएं, they might not even have this concept. यस सर राइट, If you go to Europe, this theory is very strong. If you come back to Islamabad and Lahore, it is a moderate sort of theory. ट्रू। So may not be very strong, but stronger than our rural areas. And if you go to a place जहां बहुत सारी लोगों की डेथ्स हुई हैं, वहां ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी theory. People are afraid of it. सो ये थेरी का ये प्रॉब्लम है कि थेरी जो है इट इज अ, अब जरा इसको पढ़ो, इन दो स्टेटमेंट को जरा अब पढ़ो गौर से इन सारी डिस्कशन के बाद। अरे क्वेश्चन भी है जी, इसको पढ़ के बिल्कुल आप क्वेश्चन करोगे। सर। इसको ये आप समझो कि मतलब स्टेजेस बता रहे हैं ना, जिस तरह हाइपोथेसिस, इसके नहीं सबसे पहले थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, फिर वो, फिर लॉ। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, मुझे वो थोड़ा सा एक दो बता दें अगर। अच्छा, ये एफएससी में हम अपनी किताब में पढ़ते होते थे ना, यस सर, वही मुझे ना ऑब्जर्वेशन। असल में बायो और थोड़ा डिफरेंट था, तो बीच में कुछ पेजेस एक्स्ट्रा हाँ, और कम। बायो याद आ रही होगी, बिकॉज उसमें ऐसा होता है, वी स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन और एन इवेंट। ओके सर। ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम थ्योरी प्रपोज करते हैं, मतलब खैर वो और भी काफी लंबे स्टेप्स हैं उसमें, अगर आप ज्यादा डिटेल में चले जाएं। फिर वो थ्योरी से हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग इफ वेरीफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज नोन एज अ लॉ। और अदरवाइज सोशल साइंसेज में तो सारी थ्योरीज ही रह जाती हैं, वो लॉ बनना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज एक आधे बंदे पे भी अगर वो वेरी करती है तो फिर वो थ्योरी ही रह जाती है। फिर लॉ वो होता है ना, मतलब जो हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट हो कि यूनिवर्सली प्रूव्ड हो जाए कि अंडर एनी सिचुएशन ट्रू होगा। जी 100%, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जो साइंसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें लॉज नहीं बनते। यस सर, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज पहले से डिफाइन है। प्रॉब्लम यह है कि वो थ्योरी चेंज ही होती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है, बट यस स्ट्रॉन्ग एंड वीक थ्योरीज होती हैं। सो everybody, if you can read these two statements and reflect what we have just studied. सर डन। ठीक है ना? यस सर। सो ये हमारे पास हाइपोथेसिस को समझने का तरीका है। अब हमने करना क्या है, थ्रू आउट आवर सेमेस्टर एंड इन आवर थीसिस, हमने कुछ रिलेशनशिप्स लेनी है प्रीवियस स्टडीज की, कुछ हाइपोथेसिस लेने हैं प्रीवियस स्टडीज के, और उनको हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी करना है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड एट द एंड अगर डेटा हमारा सपोर्ट कर रहा होगा उन चीज़ों को तो हम कहेंगे ये थ्योरी यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, अगर डेटा हमारा नहीं सपोर्ट कर रहा होगा उन चीज़ों को तो हम कह रहे होंगे थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। ये समझ आ गई? यस सर। यस सर। ये हम काम एक्चुअली कर रहे होंगे।
उसके लिए हमें सारी कहानी लिखनी पड़ेगी एंड सब कुछ। सो नाउ इफ यू हैव योर theoretical frameworks, can you make your hypothesis? अब इसके मैं hypothesis बनाने लगा हूं। मैं कहता हूं formalization has a negative relationship with creativity. Creativity has a positive relationship with innovation. Formalization has a negative relationship with innovation. And creativity mediates the relationship between formalization and innovation. मैंने 4 हाइपोथेसिस बना दिए 4 रिलेशनशिप बताते हुए। ये क्लियर हुआ? सर एक ही स्टडी में सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं? जी 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 बिल्कुल पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू। हाँ जी, कुछ समझ बनी है? यस सर। अच्छा, अब 2 चीजें इसके साथ मैं और आपको बता दूं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अपने टॉपिक सिलेक्शन की तरफ। अगर इसी के मैंने तीन चीजें हमने फिलहाल अपनी सीधी करनी है। अच्छा चलो इधर बना लेते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स research questions hypothesis। इसके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसके साथ हम व्हाट, हाउ, डज टाइप चीजें लगाते हैं एंड इसके साथ हम रिलेशनशिप बताते हैं। हाँ, अब जरा ये सोचो कि लेट सपोज मेरे पास सर एक ये बात कहनी। जी जी प्लीज कहें। सर ये जो हैदर है ना, वो उन्होंने मैसेज किया कि उनके साइड पे लाइट चली गई है, तो थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे जब आएगी। कोई मसला नहीं है, बस उसको कहो कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब सिर्फ ये अगर आप सोचो कि ये हमारा चलो इसको कर लेते हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है, ये जरा जहन में रखना। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, इसके लिए मैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपना बनाने लगा हूं। तो मैं बताऊंगा टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। ये मैंने हाइपोथेसिस बना दिया उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। अब मैं इसी में से व्हाट इज द, अच्छा चलो इसका आसान तरीका आपको ये बताता हूं कि अगर आप मैं इसी को कॉपी कर लूं, इसी को कॉपी करके व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस कर लूं,
ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और इसी को अगर मैं सपोज, मैं सिर्फ इसलिए कॉपी कर रहा हूं कि आपको रिलेशनशिप पता चले कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर इसी को मैं ये कर दूं और ऐसे लिख दूं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उस रिलेशनशिप का रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लिया है, ये उसका रिसर्च क्वेश्चन बना लिया है, और ये उसका हाइपोथेसिस बना लिया। रिसर्च ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, टू इन्वेस्टिगेट, टू एनालाइज, टू एग्जामिन, इस तरह की चीज हम लिख सकते हैं तीनों। रिसर्च क्वेश्चन की क्या वर्डिंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली किसी ऐसे वर्ड के साथ स्टार्ट हो जो क्वेश्चन को डिपिक्ट करता हो। व्हाट डज डज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस हैज अ रिलेशनशिप, इस तरह की चीज ना। एंड जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल होगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। ये बात समझ आई? सर रिसर्च क्वेश्चन में इस तरह का भी हो सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। हम तो भी बहुत सिंपल उसके साथ जा रहे हैं ना। यू कैन चेंज द वर्डिंग अ लिटिल, यस। आप यहां ये भी कर सकते हो, टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस, ये वर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जरा ये देखो, मुझे इसका इस पूरे फ्रेमवर्क के जरा ऑब्जेक्टिव जरा बना के बताओ, कितने रिलेशनशिप हैं और कितने ऑब्जेक्टिव फिलहाल बनेंगे, वो जरा बताओ, सोचो इस पे। सर 2 रिलेशनशिप है। सर 2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक, To investigate the relationship between formalization and education. है फॉर्मलाइजेशन है, Education. दोबारा No, जरा दो। sorry, creativity. हाँ जी। और सेकंड? Second, education का creativity भी बन सकता है। नहीं, दूसरा आप ये बनाओगे, टू एनालाइज द मॉडरेटिंग रोल ऑफ एजुकेशन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी। सर जिस तरह सर ये एजुकेशन है ना सर, फॉर्मलाइजेशन और क्रिएटिविटी सर एक एरो है ना सर, ये एजुकेशन का अलग है सर। तो एजुकेशन यहाँ पे सर जो भी आएगा सर वो हमारे पास मॉडरेटर होगा सर। जी, जो इस तरीके से लगा होगा ना, जिसका एरो दूसरे एरोज को हिट कर रहा होगा, वो मॉडरेटर होगा। सर यहाँ पे अगर अच्छा सर, अगर ये ऊपर जो एजुकेशन है ना सर, अगर ऊपर एक एजुकेशन ना सर इसका एरो है सर, अगर नीचे भी इस तरह कोई और यहाँ पे हो जी जी ऑप्शन बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो वो भी मॉडरेटर होगा। वो भी मॉडरेटर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर है, नीचे है, साइड पे है, कहाँ है, डिपेंड करता है एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओके सर अगर एक और सवाल है सर, अगर फॉर्मलाइजेशन सर एरो जा रहा है एजुकेशन को, और एजुकेशन सर फिर क्रिएटिविटी को सर, तो यहाँ पे मॉडरेटर कोई नहीं है ना? फिर मॉडरेटर कोई नहीं होगा, फिर वो ऐसी चीज बन जाएगी, मीडिएटर बन जाएगा वो। हाँ चलो, इसको सर फिर मीडिएटर कहते हैं सर, ऐसे जो इस तरह है। ऐसे को मीडिएटर कहेंगे, बिल्कुल। ओके सर सही है। मैं ये साहबजादा आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, आपने इसको जाके जरा गौर से, छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, आपने गौर से इसको जरा देखना। ठीक है सर, जरूर सर। जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल का इशू हो वो इसको जाके देखे, कुछ चीजें इग्नोर करे जो इसमें एक्स्ट्रा हो, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की क्लैरिटी इंशाल्लाह आ जाएगी।
इसके ऑब्जेक्टिव ये बन सकते हैं सर, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ बिल्कुल, फॉर्मलाइजेशन ऑन इसके ऑब्जेक्टिव इनोवेशन। बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया, जरा ऑब्जेक्टिव बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, हाइपोथेसिस बनाएं इसके। ठीक है सर। हाइपोथेसिस का एक और था, हाइपोथेसिस में हमेशा हम पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ना भी हो कि वैसे रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, तो वो भी हाइपोथेसिस हो सकती जी, वो भी हो सकता है। एक्चुअली उनको कहते हैं डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हो तो वो डायरेक्शनल हो ओके जाते सर। हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते तो वो नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं। ओके सर। इसको जरा सोच के अपने पास ऑब्जेक्टिव लिखें, और फिर मैं किसी से भी पूछ के ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस पूछूंगा। सर जो स्क्रीन पे शो है इसका बनाना है? जी जी, इसका वजह बनाना। ओके। जी, लिख लो अपने पास, ताकि मैं फिर आपसे किसी एक से पूछूं तो फिर बनाने ना बैठ जाना, फिर मुझे बता सको आप। जी जरा खान, अगर आप हमें बताओ कि क्या बनाए आपने ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। सर ऑब्जेक्टिव इसका टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, गुड। और to investigate the mediating role of creativity on formalization and innovation.
ठीक है। और सर क्वेश्चन जो इसका है वो है व्हाट इज द नहीं, आप अभी कुछ मिस कर गए हो ना, और ऑब्जेक्टिव्स भी तो बनते हैं। क्रिएटिविटी के इनोवेशन पे भी बन सकता है रिलेशनशिप, इन्वेस्टिगेट कर सकते सारे बनाओ ना, मिस क्यों कर रहे हो? ठीक सर। सर मैं एक बताऊं, हाँ जी, प्लीज चेक कि सही है गलत है। सारे बताओ। To examine the effect of creativity upon formalization and innovation. अच्छा, जब आपने इसको ऐसे कहना है तो फिर आपने इसको कहना है टू एनालाइज द मीडिएटिंग रोल ऑफ क्रिएटिविटी बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन। ऐसी वर्डिंग यूज करनी है। ठीक है सर ऐसे भी तो कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिविटी ऑन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन। बच्चे देखो, आपने जितनी रिलेशनशिप्स हैं फिलहाल उतने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी, या टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑन क्रिएटिविटी। फिर क्रिएटिविटी का इनोवेशन के साथ बनाओगे, फिर फॉर्मलाइजेशन का इनोवेशन के साथ बनाओगे, एंड फिर चौथा बनाओगे क्रिएटिविटी का एज अ मीडिएटर बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन। यस सर। हाँ, ऐसे जरा अच्छा, चार सर। ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन, 4 हाइपोथेसिस बनाने हैं। अच्छा सर, ये सर हो सकता है टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन इनोवेशन, फिर टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन क्रिएटिविटी। जी, हो सकता है। डिटरमिन द of formulation on innovation, to determine the effect of mediation between formulation and innovation. लास्ट वाला जरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बाकी ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी मिस कर दी। हाँ, उसमें ये बनाना है कि टू एनालाइज द मीडिएटिंग रोल ऑफ क्रिएटिविटी बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन, इस तरीके से। सर मैं ये कर सकते हैं कि टू एनालाइज द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी ऑन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन, या बिटवीन लिखना हो। बिटवीन जरा थोड़ा सा बेहतर वर्ड है। ओके सर, ये रिसर्च क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन इनोवेशन। जी, ऐसे और सर व्हाट इज फॉर्मुलेशन का ऑन क्रिएटिविटी है, फिर फॉर्मुलेशन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का रिलेटेड क्रिएटिविटी अमंग फॉर्मुलेशन एंड इनोवेशन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अब बासित हमें थोड़ा सा बताएगा कि कैसे बन रहे हैं इसके। बासित। यस सर। हाँ जी, बताएं जरा कैसे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बनेंगे। सर ऑब्जेक्टिव इसके पहले क्रिएटिविटी इनोवेशन से होगा सर। अच्छा, और लेकिन वर्डिंग बताओ ना, मुझे वो तो समझ आ गई है, वर्डिंग बतानी है अब आप। फॉर्मलाइजेशन लीड्स टू इनोवेशन, और इसके बाद फिर सर इस तरह का, जिस तरह आपने वो पीछे एक वो स्टेटमेंट आपने बोली भी थी कि जिसके अंदर सर ये था कि इनोवेशन फिर और फॉर्मलाइजेशन फिर क्रिएटिविटी, इफेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सर जिस तरह मतलब इफेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी अपॉन, जिस तरह हम कह सकते हैं कि अपॉन फॉर्मुलेशन एंड इनोवेशन, इस तरह का सर कोई स्टेटमेंट। अच्छा, तो समझ आइए आपको, मैं रिपीट करूं? हाँ जी, मैंने कहा इसको मैं रिपीट करूं? नहीं ठीक है। ये कहना चाह रहा हूं ना, मतलब जिस तरह ये स्टेटमेंट होती है ना, इफेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी अपॉन फॉर्मुलेशन एंड इनोवेशन, इस तरह की स्टेटमेंट मतलब बन सकती है। हाँ बिल्कुल, वो
आपने थोड़ा सा बस उसको वर्डिंग को चेंज करना है, तो आपके वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, और वही आपके हाइपोथेसिस बन जाएंगे। देखो, ये असल में तो ये बड़ा अजीब सा, बड़ा मुश्किल काम होता है, बट इनिशियली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है कि इस तरीके से हम समझें इसको। यस सर। अच्छा जी, इसमें जरा मुझे बताएं, मजीद किसी का कोई इशू, कोई मसला, कुछ समझने में या कोई बात, प्लीज बताएं। जी सर, ये क्वेश्चन है इसका मीडिएटिंग को लेकर। व्हाट इज द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी ऑन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन? जैसे बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड इनोवेशन होगा। जी, बिटवीन बिटवीन ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, इसका हाइपोथेसिस कैसे होगा? इसका हाइपोथेसिस ऐसे बनेगा, क्रिएटिविटी mediates the relationship between formalization and innovation. ओके सर। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं करेंगे? नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं यूजुअली देते। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा प्लीज आप अपने अपने पेपर्स जो है ना, क्योंकि अब सिलेक्शन करेंगे तो उस पर ये आप काम शुरू करोगे तो आगे काम चलेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। सर ब्रेक नहीं देते 25 मिनट्स तक की? वो तो चाहे आप एक पूरे सेमेस्टर की ब्रेक ले लो, लेकिन इसके बाद मैंने कहा हम वो काम करेंगे तो आगे काम चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर फिलहाल 25 मिनट्स की दे दें। अच्छा ठीक है। हाँ जी बासित। सर ये जो आप मतलब पेपर में सर इसका क्वेश्चन किस तरह से देंगे? चलो, पेपर तक पहुंच गए हो आप? नहीं वैसे ही वो एक जनरल सा क्वेश्चन से मैं था, मैंने कहा शायद। पेपर में मैं ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं कि मैं आपको डायग्राम इस तरह का दे दूंगा और मैं कहूंगा कि इसमें से इसके ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बना के दें मुझे। ठीक है सर। ना लेंगे? वो इंशाल्लाह। चलो वेरी गुड। अच्छा जी, आप 2 बजे तक कर लें ब्रेक, 20 मिनट्स, एंड देन आफ्टर दैट show me your papers. So we are going to select model for each person, and उस पर फिर फर्दर आगे काम करना शुरू करते हैं। ये देखें, आपकी गूगल स्कॉलर नजर आ रहा है? सर अभी ये सर अभी आ गया। अच्छा, यहाँ आप क्या मसला लिखना चाह रहे हो? कौन सा वेरिएबल लिखना चाह रहे हो? सर इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का कर लें सर, परचेज पे। एडवर्टाइजिंग लेटेस्ट आर्टिकल ऑन परचेज इंटेंशन कर दिया आपने। जब आप ये करते हो ना, तो यहाँ आपके पास 19 एंड 20 आ रहा है। वो कहते अभी आपको फिलहाल वो एनी टाइम दिखा रहा है, ये किसी भी टाइम के पेपर दिखा दें। तो आप इसको अगर 19 कर देते हो तो अब ये 19 के बाद के पेपर आपको दिखाएगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। अब ये देखो, ये 19 का है, ये भी 19 का है, ये भी 19 का है। लेट सपोज मैं इसको 20 करूं अगर, ये अभी लेटेस्ट आ गया। ये 20 के पेपर दिखाने लग गया। यस सर। और इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाउ डज ग्रीन एडवर्टाइजिंग, तो इस तरीके से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ यहां से। ये देखो, सारे 20 के पेपर आ गए हैं।
यस सर। और अगर ज़्यादा मुझे मसला है तो मैं इसमें PDF भी लिख सकता हूँ ताकि मुझे सारे PDF वाले शो करे। तो अब ये यहाँ आपको दूसरी वाली टैब नज़र आ रही है या नहीं? ये पेपर जहाँ सर डाउनलोड, ये हाँ पेपर सर। जो मैंने खोला है, ये टैब नज़र आ रही है? सर अब एक ही आ रही है मुझे, जिधर से वो डिफेक्ट ऑफ वेब एडवाइजरी, visual design on online purchase intention insights on generations Y and Z। सर ये हाँ समझ आ रही है। हाँ, इस तरीके से आप 1920 इस तरह के पेपर आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जी ओके सर। हाँ, इसको आप देख के तो वो कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने कर लिए हैं सर ये एडवर्टाइजिंग और परचेज इंटेंशन के पेपर, इस डाउनलोड कर। ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हो तो जो आपको अगर सिलेक्ट हो जाए तो फिर चाहे शेयर कर लेना बासित के साथ। ठीक है मैं, ठीक है सर। सर ये यूनिवर्सिटी का VPN कैसे लेंगे सर? यूनिवर्सिटी का VPN आपको एक ईमेल आई हुई है सबको, अगर नहीं आपको पता चल रहा तो आप librarian@zabist को ईमेल करें और वो आपको जो है वो VPN की सारी डिटेल्स भिजवा देंगे। ओके सर। सर एक ईमेल तो की थी मैंने, लेकिन उसका रिप्लाई कोई नहीं आया, 1 वीक हो गया जब आपने लास्ट क्लास में कहा था। अच्छा, आप जरा मुझे भी CC में रखना उसके। ठीक है सर, मैं आपको CC कर दूंगा। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। आपने अब करना ये है सबने कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले जो हमारी क्लास मंडे को होगी उससे पहले पहले आपने अपना मॉडल बना लेना है वर्ड में, और आपने उसमें कर लेना है, क्या उसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं, क्वेश्चंस लिख लेने हैं, और साथ हाइपोथेसिस लिख लेने हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा जो काम करवाने लगा हूं वो हम करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस पे। मैं जरा शेयर कर लूं आपके साथ। ये स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस जो है ये भी आपने स्क्रीन, आई होप सबको विजिबल है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास पहले तो है कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर्स, तो चैप्टर में या 5 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, methodology, data analysis and results, discussion and conclusion। ये तो हमारे पास इसके 5 चैप्टर्स बन जाते हैं। ये मुझे बता देना, मैं स्लाइड्स आपको भिजवा दूंगा। दीज आर द 5 चैप्टर्स। आपने क्या करना है, आपने अपने पास जो मैं अभी स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं ना, आपने ये स्ट्रक्चर अपने पास लिख लेना है। वर्ड की फाइल जिसमें आप ये चीजें बना रहे हो ना थीसिस वाली, उसमें आपने ये स्ट्रक्चर लिख लेना है। वो भी आपको मैं मजीद समझाता हूं कि कैसे लिखना है। नाउ ईच ऑफ दीज पार्ट्स, मैं जरा चैप्टर्स को ऊपर लेके जा रहा हूं। इससे पहले पहले हमने क्या चीजें करनी है, इससे पहले हमारा होगा टाइटल पेज,
abstract table of content, list of tables, list of figures, abbreviations, if any. ये हमने इनको कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेजेस। और ये हमारे पास चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स के बाद हमारा पास सॉरी रेफरेंसेस आ जाएंगे। रेफरेंसेस के बाद हमारी नेक्स्चर्स आ गए, इसमें हमारा क्वेश्चनेयर, वगैरह आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा है मेजर स्ट्रक्चर अपने डॉक्यूमेंट का। ये बात समझ आ रही है? सर जी जी सर, ये एब्रीविएशन में क्या लिखेंगे? एब्रीविएशन में कई दफा आप फॉर एग्जांपल कभी आप एब्रीविएशन यूज कर जाते हो ना, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को SMA भी कहते हैं। जी सर। तो अगर आपने, वैसे तो ज्यादा यूज नहीं करते ये, लेकिन अगर आप इसको यूज करो तो फिर आप शुरू में ही बता देते हो रीडर को कि भाई इससे हमारा क्या मतलब है, SMA से या इस तरह की चीजों से। ओके सर। अच्छा जी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर फर्दर चीजें हमने लिखनी हैं। तो लेट्स गो टू दिस प्लेस एंड और इसको हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर कह देते हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इसको लिखेंगे ऐसे हम, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। जरा मैं पहले थोड़ा सा इसका बना लूँ। सर ये इतना ज़्यादा लेंथी है, तो ये फिर आप ऐसा फाइनल प्रोजेक्ट लेंगे या ऐसा असाइनमेंट सर? सारा कुछ यही कुछ है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर ये इंडिविजुअली होगा या ग्रुप में होगा? फिलहाल इंडिविजुअली होगा। देखो आप सारों ने A+ तो लेना है कि नहीं लेना? और सर एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। जी जी सर जो ये जो एक किस्म की हमारी प्रैक्टिस है फाइनल थीसिस के लिए, जी जी। हमारा फाइनल थीसिस भी सर इसी तरह का ही होगा? अगर आप फाइनल थीसिस चाहो तो इसी को रिफाइन करके कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और रिफाइन करोगे आपका फाइनल थीसिस बन जाएगा। यस सर, ये ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया। देखो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इतना शौक नहीं कि आपको वो करूँ, तंग करूँ। बहुत अभी शुक्रिया आप, सर, तंग नहीं। अभी मुझे पता है कि आपको ये अगर बोझ लग भी रहा हुआ तो आई एम 100% श्योर कि आपको अगले सेमेस्टर में लगेगा कि थीसिस आपका पीस ऑफ केक है। यस सर, इंशाल्लाह।
चैप्टर 5। अच्छा जी, ये इस तरीके से आपने समझें कि आपने लिखना है। ये मैं आपको मजीद उस पर जाके समझाऊंगा, अभी फिलहाल हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमारी सब हेडिंग्स कौन सी आनी है वो देखनी है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में सब हेडिंग हमारी आनी है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और इसमें मैं एडिट आपसे करवाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल बस ये आप चीजें लिख लेंगे। गैप एनालिसिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, research questions, research objectives, delimitations of the study, definitions of the key term, structure of the thesis। यहाँ आ जाएगा significance of the study। अभी इसमें एक और चीजें मैं और आपके ऐड करवाऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझ लो कि आपने चैप्टर 1 की ये सारी हेडिंग्स अपने पास लिख लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 2 में हमने, ये आपको मैं स्लाइड्स भेजूंगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके वर्ड पे इसको सेट कर लेना, वो परेशानी नहीं है। चैप्टर 2 में एक्चुअली हमने क्या करना है, ये हेडिंग्स इस तरह नहीं देनी, लेकिन ये हम पढ़ेंगे। लिटरेचर रिलेटेड टू द वेरिएबल्स, लिटरेचर related to the relationships, theoretical framework, theoretical framework आपका आ जाएगा, डब्बे जो बने होते हैं, एंड हाइपोथेसिस आ जाएंगे। और यहां भी हम हाइपोथेसिस, डिराइव, डेरिवेशन कर देते हैं। ये आ जाएगा। ये चैप्टर में इसको मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि आपने कैसे करनी है। ये सेकंड चैप्टर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर में हमारे पास जो हेडिंग्स आती हैं वो आती हैं रिसर्च डिजाइन। ये भी हेडिंग्स मैं मजीद ऐड करता रहूंगा, अभी बेसिक बेसिक लिख रहा हूँ, चीजें ऐड करता रहूंगा। रिसर्च डिजाइन आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगी, सैंपल साइज एंड टेक्निक आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, एथिकल कंसिडरेशंस आ जाएंगी, और इसमें मजीद चीज मैं आपको ऐड कराता रहूंगा। फिलहाल ये लिख लो, नहीं बल्कि अभी करा ही देता हूं मैं आपको। यूनिट ऑफ एनालिसिस,
टाइम होराइजन और फिलहाल ये लिख लेना, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको ऐड करवा दूंगा मजीद। डेटा एनालिसिस में अब आ जाएगा जी डेटा एनालिसिस। अब इसमें आ जाएगा पायलट टेस्टिंग, डेमोग्राफिक्स, रिलायबिलिटी एनालिसिस, फिर आ जाएगा जी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इसके बाद आ जाएगा कोरिलेशंस, इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इनडायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा जी बस। इसमें भी हम देखेंगे बाद में, अगर वो चीज़ ऐड करनी हुई तो कर लेंगे। इसमें आ जाएगा हमारा डिस्कशन के बाद आ जाएगा implications, limitations, future research, conclusion. Okay, so this is going to be your, आप इसको कोर्स आउटलाइन कह लो, आप इसको थीसिस कह लो, आप इसको वो चीज़ें समझ लो जो हमने सारी पढ़नी है और करनी है, जो मर्जी समझ लो इसको। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेफरेंसेस वगैरह, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो आप उसमें लगा लोगे, फिर हम पढ़ते रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारी चीज़ें जो 5-6 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इसको आपने वर्ड पे कॉपी कर लेना है। वर्ड पे जब आप कॉपी करोगे इसको, तो इसमें ऑब्वियसली अब आप देखो आपने क्या किया है। इंट्रोडक्शन में गए, फिलहाल जहां रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन दोनों के नीचे अपने रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लेने हैं। तो दैट मीन्स ये 2 खाने आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर बना रहे होंगे, तो जहाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने एंड में लिखा हुआ है, ये यहाँ जाके आपने अपने खाने बना देने हैं। और जहाँ हमने हाइपोथेसिस आज बनाए हैं, हाइपोथेसिस की हेडिंग के नीचे आपने फिलहाल हाइपोथेसिस लिख देने हैं। ये काम आहिस्ता आहिस्ता हमने करना है। पूरे सेमेस्टर में ये 5 चैप्टर को हमने फिल करना है। इन्हीं में से मैं आपकी असाइनमेंट्स मंगवाता रहूँगा, इन्हीं में से मैं आपके जो है वो बाकी चीज़ें भी मंगवाता रहूँगा। ठीक है, सुन रहे हैं कि सो गए सारे? और सर एक क्वेश्चन है मेरा, एक और। जी जी, क्वेश्चन करें। सर ये इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, मतलब इसकी कितना मतलब होनी चाहिए, इसकी कितना होना चाहिए सर ये? अच्छा, वर्ड्स कितने होने चाहिए? ये कम से कम आपका 8000 का पूरा थीसिस होगा, 8000 वर्ड्स का। ओके सर। और सर ये हमें फाइनल तक सबमिट, मतलब हमारे पास जब तक फाइनल होता है तब तक टाइम है हमारे पास? जी जी, आपके पास पूरे सेमेस्टर का टाइम है। ओके सर, शुक्रिया। देखो अगेन वही मसला, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यही असाइनमेंट्स हैं, यही क्विजेज हैं, यही आपकी सारी चीजें हैं, मिड भी जिस बंदे ने ये किया होगा उसका मिड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनल भी जिस बंदे ने ये काम किया होगा फाइनल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सारी चीजें यही है और काम की चीज भी इसमें यही है। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सर आपने क्या सर हम इसको वर्ड में सर चेंज करेंगे ना, इसको वर्ड में लिखेंगे ना सारा कुछ सर, जो अभी आपने जी बताया ना। इसको वर्ड में फिर लिखेंगे। आपने कहा
जी सर, आपने सर फिर कहा सर कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के सामने क्या लिखना है सर, यहाँ पे कुछ सर जो भी स्लाइड हमने 20 रिसर्च ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया है, जी जी सर। आपने अपना फ्रेमवर्क बना के रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हेडिंग के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपने लिख देने हैं, रिसर्च क्वेश्चन की हेडिंग के अंदर रिसर्च क्वेश्चंस लिख देने हैं। जहां मैंने कहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है, वहां अपने पिछले फ्रेमवर्क को देखते हुए थोड़ा सा उसमें जो चेंज करना है हमने वो करके वो लिख देना है। तो अब एक्चुअली ये खाने फिल करने शुरू कर देंगे हम। सर जो जो आपने पढ़ा है सर वही लिखना है सर, वही कॉपी करके लिखना है डायरेक्ट? देखो वो लिखना है लेकिन अपने पेपर से रिलेटेड लिखना है। अच्छा, जो मतलब आर्टिकल आप बता रहे हैं सर के, जी मतलब ये जी जी, आर्टिकल उसके बिल्कुल मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सर ये तो हमारे काम भी आ रहा है सर, मतलब अकॉर्डिंग फाइनेंशियल के काम भी आएगा सर। ये जितने भी आप माशाल्लाह सारे क्लास में हो सबके काम आएगा। आप अपनी क्लास तक ये बात रखेंगे कि आपने देखो काम ही करना होता है ना। आप इसी को आप थीसिस में कन्वर्ट करके अगले सेमेस्टर में थीसिस बनाया आपके पास होगा, थोड़ी सी ट्रिमिंग करोगे और ठीक हो जाएगा। तो ये 9 क्रेडिट आवर्स कोर्स समझ लो चल रहा है आपका। सर स्लाइड 27 प्लीज। जी स्लाइड 27। यस सर। जी जी सर 28। 28 ये लो। थैंक यू सर, हो गया। ये मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ जैसे ही क्लास खत्म होती है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू। बल्कि मुझे बताओ कि अभी अगर मैं किसी एक बंदे को ईमेल कर दूं ताकि ये पहुंच जाए आपके पास, सर फिर वो मुझे कर दे, मैं पोस्ट कर दूंगा ये। जी बिल्कुल। आप मुझे बताओ जरा अपना ईमेल एड्रेस बताओ। सर चैट बॉक्स में लिख दूं? चैट बॉक्स में लिख दो, वैसे तो कोई मसला नहीं है, वहां भी सारे पढ़ लेंगे यहाँ भी सारे सुन लेंगे। जी सर। सर muhmdawaiz@gmail.com। अच्छा जी, कॉपी हो नहीं रहा सही, कॉपी हो गया। अच्छा जी, ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ। जी सर। आप सबके साथ ये शेयर भी कर लेना। ठीक है सर। ये आपको पहुंच गया और इसको आप शेयर कर लेंगे। सो प्लीज अपनी वर्ड की फाइल जो है, अब सारे बिकॉज इधर है मैं आपको बता दूं, अपनी वर्ड की फाइल जैसे ही आप अपडेट करो, मसलन आज आपने उसको ये पूरा करके रख लिया ऑब्जेक्टिव्स और वो लिख के रख लिए, अपने आप को ईमेल कर दो उस फाइल को। क्यों? क्योंकि वो आपके पास सेव रहेगी किसी ना किसी फॉर्म में। अगर आपने मुझे दरमियान में या एंड में आके कहा कि सर वो सारा पेपर उड़ गया है, मैंने लिखा था, बड़ी मेहनत की थी, तो ऑब्वियसली मैं तो एक्सक्यूज नहीं वो सुन सकता ना। तो मैं भी आपको इसलिए तरीका बता रहा हूँ कि आप उसको अपने आप को ईमेल कर दो ताकि वो आपके ईमेल में वो डॉक्यूमेंट सेव रहे। और मेक दिस अ हैबिट फॉर ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपडेट करो और आपको खुदा न खास्ता डर हो कि ये कोई गड़बड़ हो सकती है, या उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो या उसको अपने आप को ईमेल कर दो, बोथ वेज आर फाइन, ताकि आपको कल को मसला हो तो आपके पास रीसेंट फाइल अवेलेबल हो। अगर आप मुझे ये कहोगे कि सर मैं अभी इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा पुरानी फाइल के ऊपर एडिट कर रहा हूँ, तो वो तो शायद एक्सेप्टेबल हो कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहूँ कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, सारी फाइल खत्म हो गई है और थीसिस खत्म हो गया है, तो फिर आपको पता है कि मेरे लिए भी इशू बनेगा। और इस पूरे प्रोसेस में हर किसी ने एक दूसरे की हेल्प करनी है। मैं तो ऑब्वियसली हूं ही, लेकिन जहां कोई किसी को इशू आता है तो आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है।
अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मजीद इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात। पेपर्स आप मुझे भिजवा सकते हो व्हाट्सएप पे, जिनके रह गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीक मंडे की क्लास, या मैं देखता हूँ टाइम टेबल। हाँ, टाइम टेबल का मुझे बताओ, फ्राइडे सैटरडे। सर सैटरडे सैटरडे सही है सर। अच्छा, सैटरडे एंड मंडे हम सॉरी कह रहे थे ना, तो सैटरडे मंडे जी किसी सर, का सैटरडे और क्लैश तो नहीं है? मंडे। नो सर, ये नो सर, ठीक है। मंडे फाइन। सैटरडे एंड मंडे 12 to 3 किसी का कोई क्लैश नहीं है? नो। नो सर। चलो ठीक है, मैं इसको फिर करता हूँ अभी। और हम ऐसे करेंगे कि हम इस सैटरडे को क्लास कर लेंगे, ताकि एक एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगी और हमारा टाइम टेबल वाला सिलसिला भी सेट हो जाएगा। या मैं आपको बता दूंगा जी कि ठीक है सैटरडे सर। क्लास करनी है कि नहीं, नेक्स्ट उससे शुरू कर देंगे। हाँ नहीं, इस ठीक। सैटरडे नहीं हो सकेगी। सर सर जी अगर आप सर आज ये सेकंड और फर्स्ट क्लास के सर ये लेक्चर सर अपलोड करोगे ना सर, तो हम वो कर लेंगे, पढ़ लेंगे सर। उसके बाद सर मैं आपको सर आर्टिकल सेंड कर दूंगा सर, तो फिर आप मुझे समझ आ जाएगी सर कि जो अभी आपने बताया ना ये चैप्टर्स, इसे किस तरह करना है फिर। बस आपने, मैं वैसे उसको कर दूंगा। आपने इसाक मुझे शाम तक वैसे ही 9-10 बजे रात को एक रिमाइंडर भेज देना, क्योंकि उसको वीडियो को मैं अपडेट करके फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको याद दिला दूंगा सर। बिल्कुल सही। सही, आज वाली भी? जी, आज वाला भी सर कर जो, दूंगा जी, दोनों डाउट। सर नेट, जो तीनों मेरे लेक्चर हुए हैं ना, वो तीनों मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और आपको लिंक भिजवा दूंगा। ठीक है सर। क्योंकि सर नेट बार बार आता जाता है, ब्रेक होती है, तो उस वजह से बीच में कुछ चीज़ें कोई मिस हो मसला नहीं हूँ, जाती मैं साथ साथ अपलोड करता रहूंगा, आप वहां से जाके देखते रहेंगे। हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सर अगर हमें सर ये कुछ समझ ना आए सर, ये जो आपने बताया ना सर कि वर्ड में लिखना है सर, तो हम आपको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, बेफिक्र हो। और मजीद अगर हम नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करना पड़ा, फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, वो कोई ऐसा इशू नहीं, उसकी फिक्र नहीं करनी। ठीक क्लास है का सर, सर हमारा कर मकसद देंगे। ये है कि आपको समझ आए। अगर समझ नहीं आया तो जितनी दफा भी रिपीट करना पड़ा हम करेंगे। ओके सर। अगले सेमेस्टर तक करेंगे, ठीक है साहब? नहीं नहीं इस सर, बस सेमेस्टर इंशाल्लाह में इसी में आएंगे। करेंगे, इसी में सर पूरा करना है सब कुछ। इस सेमेस्टर में ना समझ आया, अगले सेमेस्टर में दोबारा रिपीट करेंगे। नहीं नहीं सर, इसमें करना है सर इंशाल्लाह सब कुछ। चलो, अल्लाह खैर करेगा, इसी में इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो ये चैप्टराइजेशन आप कर लोगे, और सर इसमें नेक्स्ट हम, चैप्टर चैप्टर जी के साथ साथ जो टाइटल पेजेस भी आपने लिखवाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट, वो भी कर देने, हेडिंग्स अभी उसकी भी? लिख दो सारा कुछ हो। अभी अपने ठीक, पास हेडिंग्स बना के रख लो, ताकि उसमें फिल इन करते रहे चीजें ना। सही है सर। हम्म। अच्छा जी, इसके बाद हमने, आपको स्लाइड नजर आ रही है ना? जी सर, नजर आ रही हैं। इसके बाद हमने जो काम शुरू करना है, वो इंशाल्लाह रेफरेंसेस का शुरू करना है। और इसमें हमने करना ये है कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस, ये हमने दोनों पढ़नी है। ये क्या होती हैं? और इससे पहले हमने एक फ्रेज के बारे में सोचना है।
ये फ्रेज थोड़ी बहुत उल्टी सीधी है, लेकिन मैं ऐसे ही इसको लिखता हूँ समझने के लिए। और हम जिस स्टाइल जो कर रहे होंगे फॉलो, वो हम कर रहे होंगे APA स्टाइल। इसको कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि अभी फिलहाल हमने 10 मिनट मजीद जो सोचना है वो इस पे सोचते हैं। हम जो रेफरेंसेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में ही बात करेंगे इंशाल्लाह, वो हम APA स्टाइल से करेंगे। APA स्टाइल का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, ठीक है। और इसकी हम पढ़ेंगे कि इन टेक्स्ट एंड एंड रेफरेंसेस क्या होती हैं, ये डिटेल में पढ़ने वाली चीज है। बट अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ये जरा इसको पढ़ें और इसका मतलब क्या पॉसिबली हो सकता है, क्या जहन में आता है आपके। इसका जरा सिनोनिम देख लें क्लियरली। इसका सिनोनिम है बियॉन्ड, ठीक है। ज्यादा दूर अगर देखना चाहते हैं आप, इसको जरा पढ़ के थोड़ा सा कोई मुझे समझाने की कोशिश करे कि इसका क्या मतलब होगा। सर इस फ्रेज का? जी जी, इस फ्रेज का। फिर जितना दूर देखना हो उतना ऊपर बैठना पड़ता है। ठीक है। सर ये इसी तरह जिस तरह के अगर आपने पानी की गहराई देनी है तो पानी में जाना पड़ेगा पहले आपको। आपने कभी मदारी देखी है? मदारी जी या सर। कभी जो सर्कस हो रही होती है और बहुत ज्यादा रश लगा हुआ हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने शोल्डर्स पे बिठा के फिर वो चीजें दिखा रहे होते हैं। जहां बहुत ज्यादा रश लगा हुआ हो और वो रैंप, सीढ़ियां टाइप रैंप ना बना हुआ हो, सिर्फ लोग वैसे ही खड़े हो जमीन पे, तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता। तो फिर छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने फादर या मदर के कंधे पे बैठ के तो सर्कस देख रहे होते हैं। ये बात समझ आई? जी सर। किसको नहीं समझ आई इस फ्रेज का मतलब फिलहाल तक? किसी को भी नहीं समझ आया? सर आ गई समझ। समझ आ गई है, चलो वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेन एक्चुअली मसला क्या है जिसकी वजह से हमने ये फ्रेज लिखी है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च की और नॉलेज क्रिएशन की और नॉलेज ट्रूथ फाइंड करने की, और ये सारी चीजों की जर्नी अभी हमने स्टार्ट की है या अभी स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्चुअली हम इस फील्ड में अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई ट्रूथ देखनी है, कोई नई चीज डिस्कवर करनी है, कोई नया नॉलेज क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें ये जायंट्स शोल्डर्स का सहारा लेना पड़ता है। जिसका मतलब है कि सबसे पहले हमें जो प्रीवियस नॉलेज जनरेट हो चुका है, जो कि रिसर्च के जायंट्स हैं ऑलरेडी, उन्होंने जो प्रोड्यूस कर दिया है, उनका सहारा लेते हुए हम अपनी कोई बात कर सकते हैं। देखो, अगर आप कोई कोई भी रिलीजियस बात कहने लगते हो, कोई इस्लामिक, कोई क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, कोई बुद्धिज्म, जूइज्म से रिलेटेड कोई भी बात जब करने लगते हैं, तो आपको पता है जो बोलने वाला बंदा या लिखने वाला बंदा फौरन
या बाइबल को रेफर कर रहा होता है, या कुरान को रेफर कर रहा होता है, या हदीस को रेफर कर रहा होता है। ये बात समझ आई? वो अपने अपने पास से कोई बात नहीं कहता। सर एज अ सपोर्टिव आर्गुमेंट वो मतलब अपने जायंट का सहारा ले रहा होता है। जी जी जी, एज अ सपोर्टिव आर्गुमेंट वो जायंट्स के शोल्डर पे बैठता है, खुद नहीं कुछ भी कहता, क्योंकि उसको पता मेरी बात किसने सुननी है। लेकिन जैसे ही वो बाइबल का, कुरान का रेफरेंस देता है, लोग कहते हैं हाँ सॉरी ये ठीक बात कर रहा है। जी सर। अगर वो खुद से कोई बात करे तो लोग उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, चाहे वो ठीक बात हो। ये बात समझ आई है ना सबको? यस सर। इसी तरह जब हम भी रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, कोई बात हम किसी को मनवाना चाह रहे होते हैं, तो हमें भी जायंट शोल्डर पे बैठना पड़ता है। और सिंपल मतलब जायंट शोल्डर पे बैठने का ये है कि हमें भी प्रीवियस जितनी स्टडीज हुई होती हैं हमारी फील्ड में, उनका सहारा लेना पड़ता है। विच इज वाई हम रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। ये बात किसको समझ आ गई है? समझ आ गई सर। समझ आ। गुड। जो इस बात का मकसद है और काम है, वही मतलब है रेफरेंसेस देने का रिसर्च पेपर में। जो हमने अभी डिस्कशन की है ना, जितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब बात करें तो किसी का रेफरेंस दें ताकि लोग आपकी बात माने, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस स्टडीज का रेफरेंस देने। अब आप जरा ये देखो कि अभी कौन इजीली स्क्रीन शेयर करके कोई एक हमें पेपर दिखा सकता है? सर मैं दिखा दूं? जी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूं और आप अपनी स्क्रीन जरा शेयर करो और पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओ। अच्छा जी, इसको अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए enlarge कर दो so everybody can see. ओके गुड। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। ये साई हैव वाला बंद नहीं हो सकता साइड से? सर यहाँ पे अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब प्लीज जरा सारे गौर से देखें, सारे गौर से देखें। ये पहली लाइन जो ये कह रहा है, ये जरा का आप पढ़ेंगे पहली लाइन? ये इंट्रोडक्शन में सर। जी, द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैज बीन, The number of smartphone users has been increasing significantly because of the growth of the smartphone industry, which develops new operating systems and a proliferation of applications according to Gartner 2016. हाँ जी। अब देखो इसने क्या, अकॉर्डिंग टू गार्टनर 2016 global sales of smartphones to end user around 349 million units in Q1 2016, quarter 1 2016, 3.9 increase over ये blah 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 blah। ये सारे देख रहे हैं? ये जो गार्टनर इसने कहा है ना, देखो उसने कहा है कि सेल इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये बंदा खुद नहीं कह रहा, ये ऑथर खुद नहीं कह रहा, मैं नहीं भाई कह रहा कि सेल इंक्रीज हो रही है। मेरी बात सुननी है सुनो, नहीं सुननी ना सुनो। ये जो गार्टनर बंदा है ना, इसने कहा हुआ था कि सेल इंक्रीज हो रही है। ये गार्टनर जो है, डेफिनेटली इसका कोई पेपर पब्लिश होगा, इसका कोई न्यूज आर्टिकल होगा या कुछ होगा, तो ये इसने रेफरेंस दे दिया है। अब ये जो रेफरेंस इसने किया है,
और आगे भी आप देख रहे हो कि ये टर्क्स है, बेकर, पीटरसन एंड मैन विंगसन, जो भी इसका नाम है, ये 2016। ये सारे जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं ब्लू कलर में, इन रेफरेंसेस को हम कह देते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंस। क्यों इन टेक्स्ट रेफरेंस? बिकॉज ये टेक्स्ट के अंदर मर्ज्ड है। ये बात किसको नहीं समझ आई? ये टेक्स्ट के अंदर मर्ज्ड है, और which is why we call them in text references। अब मसला ये हुआ कि आप में से किसी ने क्वेश्चन किया, ये गार्टनर जो है ना, ये हमें नहीं लगता कि ये ठीक बात लिखी हुई है। गार्टनर कौन है, क्या लिखा है उसने, क्या किया है? तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। सो जरा कैन यू मूव डाउन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर, और ये नोट कर लें, गार्टनर इज विद जी। अब रेफरेंसेस जी एंड रेफरेंसेस पे चले जाएं। सही है। मुझे तो स्क्रॉल डाउन होते हुए नजर नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा इशू है यहाँ। सर आपको ये रेफरेंसेस नजर आ रहा है? मुझे स्क्रॉल डाउन ही नहीं हो रहा वो। सर हमें भी नजर नहीं आ रहा। हाँ वहीं स्टक है जहाँ है। सर मैंने स्क्रॉल डाउन किया है रेफरेंसेस पे तो लेके आ गया, पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं शो हो रहा। अच्छा जरा स्टॉप करके क्लिक करें कि शायद आए। दोबारा शेयर कर लो जल्दी जल्दी। वी हैव 5 to 10 minutes, उसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। सर अभी हाँ जी अभी आ गया। अब ये जो एंड पे लिखे हुए हैं ना, ये उन इन टेक्स्ट रेफरेंसेस की डिटेल्स हैं, और ये लिखी हुई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अरीबी और जो भी है ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें जरा जी तक पहुंचे और गार्टनर तक जाएं। ये CN जी सी नीचे जाते जाएं। किधर आ गया गार्टनर? हाँ जी, ये गार्टनर 2016 आ गया। गुड। अब अगर किसी बंदे को शक है कि ये गार्टनर ने ये बात कही है या नहीं कही, तो ये पूरी डिटेल इस पे बता दी हुई है कि इस वेबसाइट से लिया है, इस जगह से आया है, इस टाइम पे 2016 की प्रेस रिलीज थी, यहां से हमने ये आर्टिकल पिक की, ये बात पिक की है। ये समझ आई बात? ये जो एंड पे जो रेफरेंसेस दी हुई हैं या बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, दीज आर नोन एज एंड रेफरेंसेस। These are known as end references. तो बस ये चीजें जरा ज़हन में रखनी है फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह हम इस पे फर्दर जो है अगली क्लास में मज़ीद बातें करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। If there is no question, then we can end the class. ठीक है। यस सर। खत्म कर दें क्लास।